अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? ओके। सो हम कुछ वेट कर लें अगर अगर किसी और ने ज्वाइन करना है या फिर स्टार्ट कर दें। 1-2 मिनट वेट कर लें हम, ताकि कुछ और जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो ज्वाइन कर लें। ठीक है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। अच्छा ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आई एम कनीस फातिमा, स्टूडेंट ऑफ लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। आई एम एलुमनाई एट लीडर्स एस्पायर लीडर्स प्रोग्राम 2023 sponsored by Harvard University. I'm also representing my university as an ADR change maker. सो जी, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम सबसे पहले देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लीगल सिस्टम में, किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है हमारे लीगल सिस्टम के लिए। ठीक है, मुझे बता दीजिएगा अगर मैं एम आई ऑडिबल के मैं स्टार्ट कर दूं। टेक्स्ट में बता दे कोई मुझे, ताकि ऐसा ना हो मैं बोलती जाऊं और आपको आवाज भी ना आए। मुझे कोई टेक्स्ट कर दे या कोई बता दे, आवाज आ रही है मेरी? Yes, you are जी audible. ओके ओके, थैंक यू। सो जी, हम पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लीगल सिस्टम में, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है उसका बेसिकली ओरिजिन किस तरह से हुआ, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद हम कुछ की प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जिस बुनियाद पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो वर्क करता है। फिर हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पाकिस्तान में प्रैक्टिस किस तरह से हो रहा है। उसके बाद हम कुछ देखेंगे कि सोर्सेस क्या हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। ठीक है, कुछ और हम पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज पाकिस्तान में कौन सी हैं, किस तरह से किस कौन सी एजेंसीज उनको रेगुलेट करती हैं, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की इम्प्लीमेंटेशन होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट्यूट्स हैं, लेजिस्लेशन ने, पार्लियामेंट ने कौन कौन से लॉज जो है वो पास किए हैं रेलिवेंट टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और सिविल सर्वेंट को भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि सिविल सर्वेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सबसे अहम एस्पेक्ट है। उसके बाद हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में प्रोसीजर किस तरह से होता है, कि कौन कौन से वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टेप्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। फिर हम कुछ अहम केसेस भी देखेंगे जिनमें कुछ अहम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पाकिस्तान के लॉज देखेंगे कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्रिंसिपल्स को जो है वो अपहोल्ड किया गया है। उसके बाद हम एडिशनल रिसोर्सेज भी देखेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाह रहा है, क्योंकि ये सीएसएस का सब्जेक्ट भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ऑप्शनल सब्जेक्ट में होता है, तो कुछ सजेस्ट बुक्स भी आपको बताऊंगे, वेबसाइट भी बताऊंगे, लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर को भी देख लेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक आ रहा है एडमिनिस्टर और दूसरा आ रहा है लॉ। एडमिनिस्टर की जो अगर हम रूट वर्ड देखें तो एडमिनिस्टर, एड मीन्स टू और मिनिस्टर मीन्स सर्विस और सर्व। तो एडमिनिस्टर मीन्स टू सर्व, और ये बेसिकली ये ड्राइव हुआ है अपना लैटिन वर्ड से, और किस वर्ड से ड्राइव हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर से।
ठीक है, जिसका मतलब है मैनेज, कंडक्ट और ओवरसी। अब लॉ का तो हमें पता है, लॉ का मतलब होता है कुछ रूल्स और रेगुलेशंस और कुछ प्रिंसिपल्स जो कि सोसाइटी को गवर्न करती हैं। अब एडमिनिस्टर एंड लॉ अगर हम दोनों को कंबाइन करे पड़े तो इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली हमें बताता है कि कुछ लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न द एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक एक ऐसी एक बॉडी है या कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट एजेंसीज को ऑपरेट करती हैं। ठीक है। अब एक और भी देख लेते हैं। गवर्न एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली रिफर्स टू द मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी रेगुलेशंस डिसीजन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो किस तरह से फैसले लेती हैं, वो किस तरह से पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन करवाती हैं, कैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स को रेगुलेट करती हैं, ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मैनेज करता है। अच्छा, इसमें जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं उनकी एक्टिविटीज, उनकी पॉलिसीज, वो किस तरह से गाइडलाइन देती हैं, वो किस तरह से कंट्रोल करती हैं, ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आता है। अच्छा, अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का लीगल सिस्टम में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहले अगर हम देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में मैंने बात की कि गवर्नमेंट एजेंसीज की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। तो गवर्नमेंट की एजेंसीज का काम तो ये भी होता है कि आप अकाउंटेबिलिटी करें। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो मोस्ट सिग्निफिकेंस जो एक फंक्शन है वो है इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली आपको एक ऐसा मैकेनिज्म आपको एस्टेब्लिश करके देता है जो कि गवर्नमेंट की सारी एजेंसीज को अकाउंटेबल करते हैं। सारी गवर्नमेंट एजेंसीज जो अपने एक्शंस परफॉर्म करती हैं उन सारी गवर्नमेंट एजेंसीज की एक्शंस को अकाउंटेबल करना। ठीक है। और इस अकाउंटेबिलिटी से ये जो गवर्नमेंट सिस्टम होता है उनके उनके जो पावर्स होते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी आती है और अपने पावर्स को वो अब्यूज नहीं कर सकते, उनके पावर्स को जो है वो बैलेंस करती हैं। उसके अलावा सिग्निफिकेंस और सेफ गार्ड ड्यू प्रोसेस। जब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आता है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही मेरी? वॉइस क्लियर नहीं है मेरी? जी, अब आ रही है सही आवाज मेरी? ओके। ओके। सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जब आपको ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको दिए जाते हैं जिनसे गवर्नमेंट की जो मैनेजमेंट है उससे आपको ये मिलता है कि आपको एक ड्यू प्रोसेस मिलता है। अब ड्यू प्रोसेस में जब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में किसी किसी सिविल सर्वेंट को एक इंडिविजुअल को जब किसी इंडिविजुअल के राइट को जब वायलेट किया जाता है, फॉर सपोज वो जब वो अपना केस फाइल करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ये होता है कि आप डायरेक्ट अपना केस कोर्ट नहीं ले जाते। सबसे पहले आपके जो डिपार्टमेंटल आपकी जो एडजुडिकेशन होती है वहां पे आपका केस देखा जाता है। उसके बाद आप अगर वहां से आपका इशू जो है वो सॉल्व नहीं हुआ या आप उस फैसले के खिलाफ जो है वो आगे जाना चाहते हैं अपील में या रिव्यू में, तो आप तो फिर आप आगे आगे जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपको बेसिक वो रूल्स बताता है जिसके तहत आप ड्यू प्रोसेस में जा सकते हैं। ठीक है। वो ड्यू प्रोसेस इंडिविजुअल के लिए भी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है। अगर किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के किसी राइट को वायलेट किया गया तो उसके लिए एक फेयर प्रोसेस आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बताएगा कि किस तरह से गवर्नमेंट एजेंसीज आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगी, किन प्रिंसिपल्स के बुनियाद पे। मैं आपको ड्यू प्रोसेस भी आगे बताऊंगी। ठीक है। उसके बाद रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो बेसिकली आपको रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बता रहे हैं कि किस तरह से आपने सर्विस देनी है। लेकिन वो उस सर्विस की उस रूल्स और रेगुलेशंस की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी वो आपकी एजेंसीज करेंगी। वो एजेंसीज जो है वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत आपकी जो एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपको प्रिंसिपल्स बताएगा कि जी आपने आर्बिट्रेरली डिसीजन नहीं लेना, आपने ड्यू प्रोसेस से लेना है। आप अगर किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन आई है तो आपने प्रॉपर इसको टाइम डेडलाइन देनी है, आपने प्रॉपर इसको नोटिस देना है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस किस तरह से होता है। तो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं
उनके अपने काम के उनके अपने एक्शंस को भी रेगुलेट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है। उसके बाद बैलेंसिंग पब्लिक इंटरेस्ट, जब सारे इंडिविजुअल्स, हर सिविल सर्वेंट और इंडिविजुअल को के राइट्स को जब प्रोटेक्ट किया जाएगा, जब उसको ड्यू प्रोसेस का राइट दिया जाएगा, जब उसको राइट दिया जाएगा कि जब उसके खिलाफ कोई कंप्लेन आए तो वो उसको बेसिकली राइट ऑफ डिफेंस अगर उसको दिया जाए, तो ये इससे ये होगा कि आम सिटीजन्स के राइट्स को, राइट की प्रोटेक्शन होगी, और आपकी जो आपकी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है वो भी प्रोमोट होगी, और इससे पब्लिक इंटरेस्ट आपका बैलेंस होगा। उसके बाद लीगल सर्टेनिटी, जब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जब आपका सोसाइटी में आया, तब सोसाइटी में आपके जो गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसी ने जब मैनेज किया, जब सर्विस दी है इंडिविजुअल्स को, तो इससे ये हुआ है कि जो आम आदमी है उसके जहन में ये जो लॉ और लीगल की जो जो एक लैंग्वेज है उस पे उनको यकीन दहानी हुई है, उनको सर्टेनिटी हुई है। जब एक आम सिटीजन किसी भी स्टेट का, जब आम सिटीजन लॉ पे जब बिलीव करने लगता है, तो आपकी सोसाइटी में जो बिजनेस होता है वो बिजनेस आपको जो है फ्लोरिश होता है। जब बिजनेस आपका फ्लोरिश होता है तो जो आम सिटीजन की लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी अपहोल्ड होता है, और जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो भी आपकी पूरी होती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की सिग्निफिकेंस ये भी है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो बेसिकली वो फ्लेक्सिबल है, अडॉप्टिंग टू चेंजिंग नीड सोसाइटी। आपने लॉज बना लिया, जब आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बना लिए, अब जैसे जैसे सोसाइटी की नीड होती है उस नीड के मुताबिक, उस नीड के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चेंज होता रहता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सोर्सेज में आपके डिसीजंस भी आते हैं और कुछ प्रिंसिपल्स भी आते हैं, मैं आपको आगे 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 बताऊंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उन सारे डिस्प्यूट्स की आपको रेजोल्यूशन देता है, डिस्प्यूट्स को हल करता है बेसिक, और जब डिस्प्यूट सॉल्व होते हैं तो सोसाइटी में ऑर्डर आता है। और जो है वो डिस्प्यूट्स अदालत के थ्रू डिस्प्यूट्स तो आपके सॉल्व होते हैं, डिस्प्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपके एजेंसीज या एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक डिपार्टमेंट के अंदर उनका डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूट होता है, वहां पे आपके डिस्प्यूट सॉल्व होते हैं, आपके ओम्बड्समैन के थ्रू आपके डिस्प्यूट सॉल्व होते हैं। तो इससे ये होता है कि आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर एक सोशल ऑर्डर मेंटेन होता है। ठीक है। अब देख लेते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका, इसका ओरिजिन क्या है, ये किस तरह से जो है वो इस्टेब्लिश हुआ पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सबसे पहले ये देखा गया एंशियंट सिविलाइजेशन में। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ स्टार्ट होता है एंशियंट सिविलाइजेशन से। एंशियंट सिविलाइजेशन जस्ट लाइक इजिप्ट एंड स्क्राइब, ये बेसिकली जो इजिप्ट और स्क्राइब की जो सिविलाइजेशन थी, इन्होंने स्टार्ट किया कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क स्टार्ट किए, और उन्होंने कहा कि हम इनके जब हम सर्विस देंगे कि उनके रिकॉर्ड को आप हम जो है मेंटेन करेंगे। उसके बाद चाइना से स्टार्ट होती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और चाइना ने सबसे पहले ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम स्टार्ट किया जिसको हम कहते हैं मैंडेरियन सिस्टम। और ये जो एरियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चाइना ने इस्टेब्लिश किया, ये बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ही जो है वो गवर्न करता था। उसके बाद उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर देखते हैं रोमन एम्पायर। रोमन में किस तरह से ये स्टार्ट हुआ। रोमन ने बेसिकली पब्लिक ऑफिशियल्स इन्होंने स्टार्ट किए, पब्लिक ऑफिशियल्स जिनको ये कहते थे मैजिस्ट्रेट्स, जिसे हम आज भी मैजिस्ट्रेट होते हैं। तो ये मैजिस्ट्रेट स्टार्ट होता है रोमन एम्पायर से, जो कि बेसिकली जो पब्लिक अफेयर्स हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। उसके अलावा हम देखें मिडिवल यूरोप, यूरोप में किस तरह से स्टार्ट होता है। यूरोप में मोनार्क, हमें पता है स्टार्टिंग में मोनार्की होती थी। तो जो मोनार्क के जो सेंट्रल पावर्स होते थे वो अपने पावर्स डेलीगेट्स भी करते थे और खुद भी जब एक्सरसाइज करते थे, जस्ट लाइक वहां पे होता था। उन्होंने स्टार्ट किया रॉयल काउंसिल्स। रॉयल काउंसिल्स क्या करती थी, रॉयल काउंसिल्स वो होती थी जो मोनार्क ने अपने पावर्स डेलीगेट किए होते थे रॉयल काउंसिल्स को, और रॉयल काउंसिल जो है वो गवर्नमेंट के सारे काम देखती थी कि किस तरह से ये हमने सर्विस देनी है। ठीक है। ये रॉयल काउंसिल्स की जो है वो डिसीजन करती थी, ठीक है, इश्यूज ऑर्डर डिक्रीज देती थी जब जब ये डिसीजन कोई भी लेती थी, और उनकी अपील जो है फिर मोनार्क या किंग के पास होती थी। अच्छा, फिर यूके की बात करें, अगर मोनार्क की बात करें, मिडिवल इंग्लैंड की बात करें, वो किंग काउंसिल्स वहां पे होती थी, और किंग काउंसिल्स जो है वो
इसी तरह से जिसे हम कहते हैं प्रेरोगेटिव पावर्स, वो अपने पावर्स डेलीगेट्स करती थी। और और वो जो पावर्स होते थे उनके जो निचले, जस्ट लाइक रॉयल काउंसल्स, जस्ट लाइक रॉयल काउंसल्स, किंग जो है अपने पावर डेलीगेट करती थी रॉयल काउंसल्स को, और रॉयल काउंसल्स जो उनके अथॉरिटीज होती थी वो एक्सरसाइज कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ किंग। लेकिन ये भी बात याद रखी जाए कि उनकी अपील फिर किंग के पास जाती थी। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की कुछ स्टार्टिंग होती है। फिर कुछ थ्योरीज आती हैं, जस्ट लाइक हमने पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा जरूर, लीगल थ्योरीज मोंटेस्क्यू की है, लॉक की है, जिसमें पढ़ते हैं सोशल थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें किस तरह से स्टार्ट हुआ होता है, पब्लिक अपने राइट्स को जो है वो गिव अप करते हैं, और जो गवर्नर होता है या जो हुकूमत करने वाला होता है वो उनके राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है। मोंटेस्क्यू, लॉक और जॉन लॉक की जो थ्योरी थी, आपने भी पढ़ी होगी, वो एक स्टार्ट होती है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज रिलेटेड, सेपरेशन ऑफ पावर्स हम पढ़ते हैं, रूल ऑफ लॉ पढ़ते हैं, और फंडामेंटल, ये बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल से फंडामेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये थी कि आम जो पब्लिक थी, उन्होंने कहा था कि हम अपने जो राइट्स है वो गिव अप करते हैं टुवर्ड्स गवर्नमेंट, और गवर्नर जो हम पे हुकूमत करेगा, और जब गवर्नर अब हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तो हमारे पास जो राइट होगा कि हम किसी भी टाइम उनकी गवर्नेंस को, उनकी हुकूमत को ओवरथ्रो कर सकते होंगे, जब वो हमारे राइट प्रोटेक्ट ना करें। उसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी कहती है, वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब ये होता है कि हर किसी का अलग अलग पावर है। एक बंदा, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के पावर्स को जो है वो उसकी एक डिपार्टमेंट का जो मेंबर होगा वो दूसरे डिपार्टमेंट का मेंबर नहीं होगा, लेकिन उस पर चेक एंड बैलेंस होगा। तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी इसका बेसिक सेपरेशन पावर क्या है। तो ये कुछ थ्योरीज थी जो बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बनी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। ठीक है, आगे थोड़ा देखते हैं। फिर आती है 17 और 18 सेंचुरी आती है। ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को एक शेप देती है। ठीक है, और ये 17 और 18 यूरोप में जो स्टार्ट होता है टाइम, बेसिकली वहां पे आपकी एक कमीशंस बनती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज बनती हैं। ठीक है, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में आती हैं कमीशंस, ट्राइब्यूनल्स बनते हैं आपके, जो कि आपके डिसीजन देते हैं स्पेसिफिक एरिया ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, आपके जो गवर्नेंस के स्पेसिफिक एरियाज, अलग अलग एरियाज बन गए उनके, उनमें आपके कमीशन, मैं आपको आगे बताऊंगी कि कमीशन जस्ट लाइक हमारी एससीसीपी होती है, और कंपटीशन कमीशन होती है, ट्राइब्यूनल जो स्पेसिफिक हमारी कोर्ट्स होती हैं, उनके लिए जो यूरोप है उन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज बना ली। उसके बाद फ्रेंच ने काउंसिल द डेटा इस्टेब्लिश की 1799 में। ठीक है, ये भी बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी जो कि जो डिसीजन करती थी स्पेसिफिक एरियाज ऑफ गवर्नेंस पे। ठीक है, फिर आते हैं 19th सेंचुरी आती है। 19th सेंचुरी में बेसिकली जो चाइना ने स्टार्ट किया था ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उसकी जो है वो इनलाइटमेंट होती है, उसको वो उसकी जो है उसको थोड़ी आगे आती है 19th सेंचुरी में। और 19th सेंचुरी में ये फ्रांस एंड जर्मनी ने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को एनहेंस किया। ठीक है, अब ये जो है वो बेसिक प्रिंसिपल लीगलिटी भी डिफाइन करते हैं बाद में जाके फ्रेंच। और प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्ट्स जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, ये भी फ्रांस और जर्मनी में स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्योंकि सेपरेशन ऑफ पार्ट्स भी इस पे ब्यूरोक्रेसी जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के ही पावर्स पे होता है। मैं आपको बताऊं किस तरह से होता है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज बनती है 19th एंड 20th सेंचुरी। उसमें अगर यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज बनाती हैं, जस्ट लाइक फेडरल एजेंसीज वो बनाती हैं, इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन एंड फेडरल ट्रेड कमीशन, ये दो स्टार्ट करते हैं अमेरिका एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने बनाए हैं उनकी प्रॉपर से इम्प्लीमेंटेशन की जाए। ठीक है, और ये इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन एंड फेडरल ट्रेड कमीशन बेसिकली इकोनॉमी जो है वो उसको रेगुलेट करने के लिए ये एजेंसीज बनाई थी। उसके बाद ये जो 20th सेंचुरी जो थी उसमें अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो प्रैक्टिस हो रहा था, अब उसको डॉक्यूमेंट में की शक्ल देनी थी, इंस्ट्रूमेंट में उन्होंने लाना था। तो अब इस जो दुनिया में बड़ी बड़ी जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डॉक्यूमेंट में करना स्टार्ट किया, लाइक लेजिस्लेशन करना स्टार्ट की, ताकि
जो प्रोसीजर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, उसमें फेयरनेस लाई जाए और अकाउंटेबिलिटी लाई जाए, ठीक है। उसमें एक था ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट, यूनाइटेड स्टेट ने बनाया था, ठीक है। ये बना था 1948 में, ठीक है। उसमें उन्होंने अब इसी जो एक्ट, इसके मुताबिक उन्होंने जुडिशियल रिव्यू का जो 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 प्रिंसिपल है वो भी दे दिया। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू में आपको बताऊंगी आगे कुछ प्रिंसिपल्स में, ठीक है। अब वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म होती है 1948 में, तब जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की एक्सपेंशन होती है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है बेसिकली स्पेशल जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके अब स्पेशल एरियाज में जाते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपकी इन्हेंसमेंट होती है इन्वायरमेंटल एजेंसीज पे, ठीक है। उसके अलावा आपके इसमें इकोनॉमिक्स में जाते हैं, एनवायरनमेंट में जाते हैं, अच्छा, और वो फाइनेंस मनी से रेलिवेंट कुछ एजेंसीज बनती हैं। तो अब स्पेशल एरिया जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, उस पे फोकस किया जाता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू पे, ठीक है। उसके अलावा जब स्टेट्स ने, जो डेवलपमेंट कंट्रीज ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अलग अलग से, चाइना, अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जब इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जब स्टार्ट किया, इजिप्ट सिविलाइजेशन जो हमने स्टार्ट की, इसके बाद अब इंटरनेशनल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो स्टार्ट होता है सबसे पहले। तो जब जब वर्ल्ड वॉर टू हमने देखा खत्म होती है तो यूनाइटेड नेशन बनती है। अब यूनाइटेड नेशन भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और वो जो एक इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। उसके बाद अब आ रहे हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जब आपके लॉज बन गए, आपके कुछ प्रिंसिपल्स आ गए, अब इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कुछ की प्रिंसिपल्स देना जरूरी, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये वो, लेकिन कुछ और एडिशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हुई, ठीक है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है स्वागत है। जी। तो जब मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जब बनता है तो उसमें कुछ और चीजें जो है ऐड की जाती हैं, ठीक है, जिसमें ड्यू प्रोसेस की बात की जाती है। सेपरेशन ऑफ पार्ट्स की तो बात थी, लेकिन अब उसकी प्रैक्टिकल जो है वो कुछ कंट्रीज जो है वो स्टार्ट करती हैं, क्योंकि और जुडिशियल रिव्यू की भी बात की जाती है, ठीक है। और ये भी बात की जाती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी राइट्स की भी प्रोटेक्शन की जाएगी। तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ थोड़ा सा मॉडर्न एरिया में आ गया, ठीक है। अब कुछ की प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। फेयरनेस, वो कहते हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो, उसमें एक की प्रिंसिपल होगा फेयरनेस। जितनी भी पार्टीज होंगी जो कि अपना राइट क्लेम कर रही हैं, कि किसी के खिलाफ कंप्लेन कर रही हैं, या वो उनका कोई राइट वायलेट हुआ है, तो उसको ड्यू प्रोसेस से गुजारा जाएगा, ठीक है। ड्यू प्रोसेस से ये होगा, सॉरी, फेयरनेस से आपने वो डिसीजन लेना है। फेयरनेस से ये होगा कि हर किसी को राइट होगा सही, प्रॉपर और ओपनली उनको सुना जाए और उनका फैसला किया जाए, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जब भी आप अपना डिसीजन देंगे फेयरनेस पे होगा, ठीक है। और जो डिसीजन आप देंगे, वो कहते हैं ना, एक लीगल मैक्सिम है, नो वन कैन बी हर्ट विदाउट विदाउट अनहियर। तो जब आपने किसी किसी फैसले को आपने डिसाइड करना है, आपने बायस नहीं होना, ठीक है। बायस बायस का मतलब होता है कि आपने किसी की फेवर नहीं करनी, वो भी आगे मैं आपको थोड़ा बता दूंगी। आपने बायस नहीं होना, और कोई भी बंदा अपने डिसीजन में अपने जो एलिगेशन उस पे लगे हैं, या वो जो प्रोसेस लीगल प्रोसीडिंग हो रही है, उस पे खुद जज नहीं बन सकता, ठीक है। और इस डिसीजन को आपने अपने जो जो जस्टिस जो होगा वो इस बुनियाद पे होगा कि हर किसी को प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, डेडलाइन दी जाएगी, उसको प्रॉपर राइट दिया जाएगा कि उसको नोटिस दिया जाए, प्रॉपर टाइम दें कि उस नोटिस का उसका रिप्लाई आए प्रॉपर टाइमिंग पे, और वो आए, उसको सुना जाए, और सुनने के बाद उसके एविडेंस भी जो है वो रिकॉर्ड किया जाए। एविडेंस के बाद प्रॉपर दोनों पार्टीज को आपने प्रॉपर टाइम देने के बाद आपने डिसीजन लेना है, ठीक है। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अच्छा, अम हाँ, उसके अलावा रूल ऑफ लॉ है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करता है। वो कहता है कि एवरी वन इज इक्वल अंडर द लॉ, नो वन इज अबव द लॉ। भले वो गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल हो, कोई जज हो, कोई कोई सीएसपी हो, कोई भी ऑफिसर हो, कोई भी सिटीजन हो पाकिस्तान का, सब बराबर है। उसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर। अब
थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो बेसिकली अकेला नहीं होता, सेपरेशन ऑफ पावर्स विद चेक एंड बैलेंस जो है बेसिकली होता है मोंटेस्क्यू थ्योरी का। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब होता है जो गवर्नमेंट की के जो एजेंसीज हैं, या हम इसको कहें कि गवर्नमेंट्स के जो तीन हम पिलर्स कह दें कि लेजिस्लेटिव है आपकी, एग्जीक्यूटिव है आपकी, जुडिशियल जो जुडिशरी है, ये अलग हैं तीन। ठीक है। अब इनके पार्ट्स जो हैं वो सेपरेटेड हैं, अलग अलग इनके पार्ट्स हैं। ठीक है। जो लेजिस्लेटिव का पावर हो वो आपका जुडी उसका एग्जीक्यूटिव का ना हो, जो एग्जीक्यूटिव का है वो जुडिशरी का ना हो, लेकिन ये तीनों एक एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस करते रहे। वो किस तरह से करें? जैसे जो लेजिस्लेशन, जो पार्लियामेंट है वो उसका काम क्या है? कानून बनाना। अब वो कानून तो बनाएगी, कानून पे जुडिशरी उसको जो है वो रोक नहीं सकती, वो कानून बना सकती है, लेकिन अगर वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो जुडिशरी के पास ये राइट है कि जुडिशियल रिव्यू से उस कानून को वो देख सके कि वो आया अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। अब प्रेसिडेंट भी चेक एंड बैलेंस रख सकता है लेजिस्लेशन पे या पार्लियामेंट पे। अब पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, अब उसकी हम कहते हैं वोटिंग होती है जब नेशनल असेंबली में, लेकिन वो फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाता है। ठीक है। तो इस तरह से पार्लियामेंट जो है वो जुडिशरी पे चेक एंड बैलेंस करता है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पे करती है, और एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट पे करता है। ठीक है। तो ये होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स विद चेक एंड बैलेंस। और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ, इस पे मैं कुछ केसेस बताना चाहूँ तो मेरे ख्याल से एक और घंटा लग जाएगा। ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं। उसके बाद है आपका जी ड्यू प्रोसेस। ड्यू प्रोसेस तो वही है, आपने जब भी डिसीजन लेना है, कोई भी एजेंसी है, गवर्नमेंटल एजेंसी है, जुडिशरी है, कोई भी, जब आप कोई फैसला दे रहे हैं तो आपने सबको बराबर देखना है और प्रॉपर टाइमिंग देनी है। सारे सब वो चाहे इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, और आपने जो डिसीजन देना है ड्यू प्रोसेस से, आपने जो लीगल प्रोसीडिंग करनी है, वो आपने किसी की लाइफ, किसी की प्रॉपर्टी और किसी की लिबर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, आपने उनकी प्रोटेक्शन करनी है। ठीक है। उसके अलावा आप जब लीगल प्रोसीडिंग करते हैं, फॉर सपोज कोई जज है, जज को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी जज ने प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी है दोनों पार्टीज को। अगर जज जो है वो दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट सुनता है, अगर मैं प्रैक्टिकली बात बताऊं आपको अब इसकी, अब जज अब जब आपकी बात सुनता है, आपने प्रॉपर आर्गुमेंट दिए हैं दोनों पार्टीज ने, अब जज ने एक पार्टी के जो आर्गुमेंट्स, जो लॉ उसने कोट किए हैं अपने प्रोसीडिंग में, अब जज ने जो जजमेंट लिखी है दूसरी पार्टी के आर्गुमेंट्स को इग्नोर कर दिया, फोर्स सपोज, या उसको सही से सुना नहीं, तो हमें बायसनेस या फेवरेटिज्म अगर आ गई तो हम उस जज के खिलाफ भी जा सकते हैं। ठीक है। इस पे भी एलिगेशन, अगर वो ड्यू प्रोसेस से नहीं जा रहा, बायसनेस पे जा रहा है, ठीक है, तो उसके खिलाफ भी कंप्लेंट जा सकती है कि अगर वो ड्यू प्रोसेस से केस नहीं सुन रहा। ठीक है। अब देख, बायसनेस में आपको बताया कि बायसनेस होती है कि आपने पहले से ही डिसीजन अपना सोच बना लिया, या आपने फेवरेटिज्म दे दी किसी एक पार्टी को या किसी ग्रुप को। ठीक है। वो आपने जो फेवरेटिज्म दी है वो पॉलिटिकल हो, आपकी रैशनल हो, आपकी जेंडर बेस हो, वो आपकी बायसनेस उसको कोर्ट आप कर सकते हैं। अगर फॉर सपोज यहाँ पे कोई जज है जो बायसनेस पे कोई डिसीजन दे रहा है, तो मैंने आपको बताया वो डिसीजन जो है वो अनजस्टिस है और डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पे है, तो जो पार्टीज हैं उस डिसीजन के खिलाफ या उस जज के खिलाफ जा सकते हैं कि जी ये डिसीजन बायसनेस पे आया है, मैंने ये आर्गुमेंट दिए थे, अगली पार्टी ने भी दिए थे, अगली पार्टी के आर्गुमेंट्स जो है वो कोट किए गए जजमेंट में, लेकिन मेरे नहीं किए गए, मुझे मुझे बायसनेस के बुनियाद पे इग्नोर किया गया है। ठीक है। ये प्रैक्टिकली बात थोड़ी सी आपको बता रही हूँ। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पाकिस्तान में प्रैक्टिस किन किन लॉज के मुताबिक हो रहा है, कौन कौन से लॉज उसको सपोर्ट करते हैं? तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किस तरह से होगा, कौन सी एजेंसीज क्या काम करेंगी, कि कौन सा डिपार्टमेंट किस तरह से काम करेगा। अगर फॉर सपोज बात की जाए मेन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और पार्लियामेंट, ये किस तरह से तीन मेन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाते हैं, इनके पावर्स क्या होंगे, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये किस तरह से काम करेंगी, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बता दिया। ठीक है। इनकी गवर्नमेंटल, इनकी जो बॉडीज हैं वो एक दूसरे से डिफरेंस क्या हैं, इनके पावर्स क्या हैं, ये बेसिकली आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। उसके बाद आपके पास आती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज।
एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी जस्ट लाइक एसबीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है आपके पास, एससीसीपी है आपके पास कंपटीशन कमीशन है आपके पास। मैं आपको आगे बताऊंगी कि उनका क्या काम होता है, कौन कौन सी होती हैं ये एजेंसीज आपके पाकिस्तान में मौजूद हैं। जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जो पॉलिसीज होती हैं, उनके जो फंक्शंस होते हैं, स्पेसिफिक कुछ रेगुलेशंस होती हैं इनकी एजेंसीज की, वो परफॉर्म करती हैं। उसमें कुछ अथॉरिटीज हैं, कुछ कमीशंस हैं, और जो मिनिस्ट्रीज हैं वो भी बेसिकली आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज कहलाती हैं। ठीक है, ये एजेंसीज या अथॉरिटीज या कमीशन, ये तीनों काम किस पे करती हैं? जो आपने लॉज और रेगुलेशंस आपने क्रिएट कर दिए। ठीक है, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर किस तरह से होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने कानून बनाया। आपका फॉर सपोज की स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, उसके लिए आपने कानून बनाया कि इस डिपार्टमेंट के तहत ये प्रोसीजर होगा। और जो है वो जब वो कानून बन गया, अब उसके लिए आप सबसे पहले तो कोई अगर कंप्लेंट फाइल कर रहा है तो उसका नोटिस जाएगा उसको प्रॉपर, दूसरी पार्टी को प्रॉपर सुना जाएगा, और ड्यू प्रोसेस से उसकी उसकी हेयरिंग होगी, उसके प्रॉपर एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, उसके बाद ही कोई फैसला दिया जा सकता है। अब जुडिशियल रिव्यू, जब जब आपकी पार्लियामेंट, मैंने आपको पहले बताया, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स जितनी भी हैं, ईच प्रोविंस है हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, दे बोथ हैव अथॉरिटी ऑफ टू रिव्यू। ये रिव्यू किस चीज के लिए होती है? जब पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है, अब वो कानून की जो को चैलेंज करना है, तो आप उसके लिए जुडिशियल रिव्यू में जाते हैं। अदालत बताती है कि हाँ, ये जो लॉ बना है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ ये प्रैक्टिस पाकिस्तान में किस तरह होगा। पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसको जो जुडिशियल रिव्यू पे गए हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ये नेब का केस, प्रैक्टिकली ये भी जुडिशियल रिव्यू में, और उसको चैलेंज किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, रिसेंटली जिसके जजमेंट भी आई है। एडमिनिस्ट्रेटिव और कुछ और प्रैक्टिस देख लेते हैं किस तरह से होती है। ऑम्बड्समैन हमारे पास होते हैं, फेडरल लेवल पे होते हैं, हमारे पास प्रोविंशियल लेवल पे होते हैं। ये भी बेसिकली आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉ है उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपको सर्विस दे रहे होते हैं। कि अगर किसी और ओम्बड्समैन किस तरह से काम करता है? ओम्बड्समैन बेसिकली जो आपकी गवर्नमेंट जो सर्विस है, अगर वो सही से परफॉर्म नहीं कर रही, तो कोई भी इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्विस के खिलाफ जा सकता है कि जी मुझसे ये नाजायजी हो रही है, और ये यहाँ यहाँ मुझे जो है वो अनजस्टिस मेरे साथ किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट के खिलाफ बेसिकली सारी कंप्लेंट जो होती हैं वो अम्बड्समैन देखता है, और अम्बड्समैन वहां पे एज अ निगोशिएटर उन दोनों पार्टीज को बैठाता है, प्रॉपर एक डिसीजन लेता है। ठीक है जी, उसके बाद आता है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स स्पेशल स्पेसिफिक कोर्ट्स भी हमें इनको कहते हैं, स्पेसिफिक कोर्ट लाइक नेब की है, लाइक कंज्यूमर कोर्ट्स हैं। ठीक है, इस तरह से लेबर कोर्ट हैं, इस तरह से जो टेररिज्म कोर्ट है, ये स्पेसिफिक पाकिस्तान में ट्राइब्यूनल भी काम कर रही है, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो सर्विस दे रही है पाकिस्तान में। ठीक है, ये बेसिकली अल्टरनेट फॉर्म्स हैं कि अब वैसे तो अदालत होती हैं, लेकिन अदालत पे जब बर्डन ज्यादा आया, कुछ स्पेसिफिक केसेस है, तो आपने अल्टरनेटिव फॉरम भी बना दिए ताकि जो है वो डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जाए। उसके अलावा अब जो है वो इ- पाकिस्तान में लॉज भी बने हैं। पाकिस्तान ने लॉज भी बना दिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए कि अगर एजेंसीज ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सर्विस देनी है तो वो किस बुनियाद पे देनी है, तो पाकिस्तान ने उनके लिए लॉज और रेगुलेशंस भी बना दिए। ठीक है, और कुछ एजेंसीज भी बना ली हैं, जैसे लाइक एसबीपी है। एसबीपी का काम क्या क्या होता है? वो मॉनेटरी उसका ये जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, इनके लिए आपने लॉ भी बना दिया, और उनके लिए आपने इंस्ट्रूमेंट भी दे दिए कि जिससे वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराते हैं। अब जस्ट लाइक एसबीपी मॉनेटरी, और एसबीपी जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो फाइनेंशियल जो मनी रेलिवेंट जितने भी काम होते हैं वो देखते हैं। और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? वो पॉलिसी है। पॉलिसी, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, वो किस तरह से इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को किस तरह से मेंटेन करती है, और गवर्नमेंट पब्लिक कितनी जो मनी जो है वो उसकी एक्सपेंशन करनी है वो कितनी रहनी है, इंटरेस्ट रेट कितना होता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है कम करना है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, जो कि काम करता है जस्ट लाइक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ओवरऑल देखा जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए कौन क्या सोर्सेज हैं, उसमें आपने लॉज बना लिए, स्टेच्यूट्स जिस जस्ट लाइक को बताया,
कुछ और लॉज भी बताऊंगी जो प्रैक्टिस में काम आ रहे हैं आगे जाकर। और रेगुलेशंस भी आपने बता दी, लॉज आपने सिविल सर्वेंट का कोई एक्ट बना लिया, आपने फेडरल लॉ बना दिया, आपने पंजाब का अलग बना दिया। और केस लॉज भी, प्रेसिडेंट्स जो हैं वो भी आपके सोर्सेज हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, मैं आपको बताया एडमिनिस्ट्रेशन में आपके कोई डिपार्टमेंट है, उसके डिपार्टमेंटल आपकी एक अंदर एक आपकी प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग होती है। जब वहां से आपको डिसीजन प्रॉपर लीगल जस्टिस पे नहीं मिलता तो फिर आप जाते हैं बाहर। ठीक है, तो उनके भी डिसीजंस होते हैं, वो भी एज अ सोर्स जो है वो प्रैक्टिस में होते हैं। अब एजेंसीज कौन सी है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं जो सर्विस देती हैं, वो सबसे पहले एससीसीपी है, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। एससीसीपी का काम ये होता है कि जो आपके कैपिटल मार्केट्स होते हैं, आपके कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि बैंकिंग तो स्टेट बैंक देखता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उनको देखता है, ये सुपरवाइज करता है कि किस तरह से जो एक फाइनेंशियल मार्केट है उनकी उनको फाइनेंशियल मार्केट में किसी चीजों की इन्वेस्टमेंट करना, उनको मेंटेन करना, ये एससीसीपी देखती है। ये कंपनीज वगैरह जो रजिस्टर्स होती हैं, ये सारे, और इस कंपनीज की रेगुलेशंस किस तरह से होगी, ये सारी एससीसीपी देखती है। उसके बाद है पीटीए, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, ये रेगुलेट करती है, ओवरसी करती है टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स पाकिस्तान। और ये मोबाइल की सिम वगैरह के जो हम देखते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरह से होंगे, ये सारे जो पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन देखती है। ठीक है, और ये कंज्यूमर्स की जो राइट्स हैं पीटीए में, कंज्यूमर्स के जो राइट्स, जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल दी सिम और मोबाइल की, ये भी पीटीए देखती है। उसके बाद एसबीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये आपके रेगुलेट करती है, सुपरवाइज करती है कंट्रीज की फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी सिस्टम। फाइनेंस और जो मनी रेलिवेंट जितने भी इश्यूज होते हैं वो सारे स्टेट बैंक देखती है। किस तरह से फॉरेन एक्सचेंज आएगा, और फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स कितने हैं हमारे पास, इंटरेस्ट रेट क्या है, दूसरे बैंक जो है वो किस तरह से जो उनके कंज्यूमर्स हैं उनको किस तरह से डील कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें स्टेट बैंक देखती है। उसमें उस ये इसके बेसिकली दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी ये मेंटेन करती है कि कितनी इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाए तो इसको मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के तहत उस इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को मेंटेन करते हुए ये जो मनी रेलिवेंट जितने भी इश्यूज होते हैं सबको सुपरवाइज करती है। ठीक है, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। दूसरी होती है इपा, जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ये बेसिकली फेडरल लेवल पे भी होती है, प्रोविंशियल लेवल पे भी होती है। ये एनवायरमेंटल रेलिवेंट जितनी भी एक्टिविटीज होती है सबको रेगुलेट करती है, एनवायरमेंट को स्पेसिफिक प्रोटेक्ट करती है, और जितने भी एनवायरमेंटल लॉज हैं ये इसको इन्फोर्स करवाती है। ये थोड़ा मॉडर्न एनवायरमेंटल लॉ रेलिवेंट इशू है जिसको ये फोकस करती है। उसके अलावा बी एफबीआर है, हमें पता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो टैक्स की कलेक्शन करती है, और कस्टम्स की ड्यूटीज जो होती हैं उन सबको देखती है, किस तरह से कितने टैक्स हमने किस पॉलिसी के तहत कैसे हमने जो है वो कलेक्ट करने हैं। उसके बाद हमारे पास है नेप्रा, जिसे हम कहते हैं नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये बेसिकली आपके जो पावर सेक्टर है उसको रेगुलेट करती है, ये देखती है कि टैरिफ कितना होना चाहिए, क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, और ये आपके इलेक्ट्रिक पावर की जनरेशन और इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन सबको रेगुलेट करती है। ठीक है, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। फेडरल किसी का क्वेश्चन आया जी, मैं शेयर कर दूंगी पीडीएफ, जी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी। फेडरल ओम्बड्समैन लॉ में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसका एडमिनिस्ट्रेट जो जो ombudsman है ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में है, क्योंकि जो ombudsman है वो भी आपको सर्विस दे रहा है। याद रखिएगा, जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं जो पब्लिक को सर्विस दे रहे हैं वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में थे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव और एडमिनिस्ट्रेट का मतलब है टू सर्व। इसका फंक्शन ही ये है कि गवर्नमेंट की एजेंसीज, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, तो ombudsman फेडरल हो या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आता है। सो आगे देखते हैं दूसरी एक और एजेंसी है जो प्रैक्टिकली पाकिस्तान में काम करी, वो जिसे हम कहते हैं ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी इन पाकिस्तान। और ये क्या करती है, ये बेसिकली जो फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री है पाकिस्तान में
उसकी सेफ्टी, उसकी क्वालिटी, ड्रग्स और मेडिकल जो डिवाइसेस यूज किए जाते हैं वो उसको रेगुलेट करती है कि किस तरह से वो जो है वो काम करते हैं, किस तरह से उनकी मार्केटिंग होती है, किस तरह से वो एक आम सिविलियंस के लिए सेफ है। और दूसरी है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये बेसिकली ये जो आपकी मार्केट होती है, मार्केट प्लेस, उस पे क्योंकि ये जो कंपनीज का और जो कोई भी चीज सेल करता है, या कंपनी इंडिविजुअल या ग्रुप और या कंपनी, जब इनका जब बिजनेस होता है तो उसमें कंपटीशन क्रिएट होता है। उस कंपटीशन में जब प्राइस वो बिजनेस वो कंपनी या इंडिविजुअल कोई चीज बेच रहा होता है तो उसकी जब वो प्राइस बढ़ाते हैं, तो जब वो प्राइस को अगर फॉर सपोज दो कंपनी कोई किसी प्रोडक्ट पे प्राइस जब लगा रहे हैं तो उसमें कंपटीशन क्रिएट होता है, और उस कंपटीशन में अगर वो प्राइस ज्यादा बढ़ा देती हैं तो उसका अवाम पे जो है वो किस तरह से वो असरअंदाज होता है। इस सारी चीजों को ये कंपटीशन कमीशन जो है वो देख रहा होता है कि आपने जो ऐसी कोई आपने मार्केट में कोई ऐसी कोई कंपनी कोई ऐसी है जो जो लॉ को फॉलो नहीं कर रही, और उसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ाने से मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं उनको अगर कोई इफेक्ट हो रहा है तो उसको ये रेगुलेट करती है। उसके बाद हमारे पास HEC जो है हायर एजुकेशन कमीशन। ये बेसिकली जो हायर एजुकेशन है पाकिस्तान में उसको रेगुलेट करती है। ये देखती है कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड किस तरह से हो, यूनिवर्सिटीज का फंड किस तरह से हो, रिसर्च को किस तरह से प्रमोट किया जाए, ठीक है। और जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स तो रेलिवेंट तो ये होगा, टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, टीचर्स की जो क्लासेस का ड्यूरेशन किस तरह से होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो HEC देखता है हमारी हायर एजुकेशन लेवल पे। उसके बाद है हमारी पेमरा। ये तो सबको पता होगा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जस्ट लाइक टेलीविजन और रेडियो, इस पे जब कौन सा कंटेंट जो है वो नशर किया जा रहा है, उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, किस मीडिया चैनल या रेडियो को लाइसेंस देना चाहिए, और ये बेसिकली जो मीडिया लॉज होते हैं उनको इन्फोर्स करवाता है, ठीक है। उसके बाद अम, अच्छा, तो उसके बाद है हमारे पास प्रोविंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब ये तो मैंने बात जो आपको जितनी भी एजेंसीज बता दी, ये सारी एजेंसीज जो है वो फेडरल लेवल पे हैं, ठीक है। लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे भी हमारे पास एजेंसीज हैं जो कि सर्विस देती हैं, जो कि आपको प्रोविंस लेवल पे आपको सर्विस देती हैं। वो वो आती है बेसिकली, वो होती है स्पेसिफिक एजुकेशन से रेलिवेंट, एग्रीकल्चर से रेलिवेंट, हेल्थ केयर से रेलिवेंट, और इन कुछ और इंडस्ट्री से रेलिवेंट जो कि स्पेसिफिक प्रोविंस लेवल पे होती हैं, ठीक है। एक और है जो मैं शायद मिस कर गई हूँ, मैंने लास्ट में लगा दिया है, हाँ, वो है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। ये बेसिकली जो मेडिकल और ये डेंटल एजुकेशन का जो एस्पेक्ट है उसको रेगुलेट करती है, किस तरह से डेंटल एजुकेशन होनी चाहिए, इसकी हेल्थ केयर डेंटल हेल्थ केयर प्रैक्टिस किस तरह से हो रही है, और प्रोफेशनल्स कौन कौन से होने चाहिए, किन किन प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल को लाइसेंस देना चाहिए, कौन से डेंटल कॉलेज है जिनको लाइसेंस देना चाहिए, इन सबको ये रेगुलेट, बेसिकली ये डेंटल जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको जो है वो रेगुलेट करती है। उसके बाद मैंने आपको बताया, थोड़ा सा हम देखेंगे सिविल सर्वेंट पे। अब ये प्रैक्टिकल इशू है एग्जैक्टली, जब ये कोर्ट में हमारा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में आता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को अगर देखा जाए, सिविल सर्वेंट, अब सिविल सर्वेंट वही होता है जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है, ठीक है, ये गवर्नमेंट में रह के आवाम के लिए काम करता है। इसमें पाकिस्तान ने बहुत सारे लॉज बनाए, ठीक है। आपने 1973 में बना दिया सिविल सर्वेंट एक्ट। ये बेसिकली आपको जो जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं पाकिस्तान में, उन सब की टर्म्स क्या होंगी, उनकी कंडीशंस क्या होंगी, उनकी रिक्रूटमेंट किस तरह से होगी, और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होगा, अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा, उनका प्रमोशन क्या होगा, डिसिप्लिन यानी कि कंडक्ट उसका सिविल सर्वेंट्स का किस तरह से होगा पाकिस्तान में, ये बेसिकली इसको देखते हैं। उसके बाद हमने देखा 1973 में सिविल सर्वेंट अपॉइंटमेंट, प्रमोशन एंड ट्रांसफर रूल्स हमारे आते हैं। ये रूल्स बेसिकली अंडर सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के ही तहत आते हैं। फर्दर इसको डिफाइन करते हैं कि अब जितने जितने लॉ सिविल सर्वेंट एक्ट ने बता दी, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी, क्या कि फॉर सपोज कोई कोई आपने लॉ बता दिया कि जी अपॉइंटमेंट ये होगी, अब उसकी अपॉइंटमेंट के लिए कोई कमीशन होगी, वो आपने रूल्स बता दिया, कमीशन के कितने मेंबर्स होंगे वो आपको रूल्स ने बता दिया। फर्दर आपको डिटेल में आपको उसकी प्रैक्टिकली बताएगी किस तरह से वो इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है।
उसके बाद सिविल सर्वेंट रूल्स आते हैं 1964। ये स्पेसिफिक कंडक्ट के लिए आता है कि जो सिविल सर्वेंट है उसका कंडक्ट क्या होगा, क्या वो उसका जो मॉरल, उसका जो कंडक्ट होगा, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी क्या होंगी, ठीक है, उसका बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए, लाइक क्या वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो वो किस तरह से है, अगर उसको कोई गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं सिविल सर्वेंट को वो कौन से हैं, क्या उसका मॉरल, उसकी वो गिफ्ट करप्शन पे तो नहीं दिए जा रहे हैं ये। तो इन चीजों को या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इन चीजों को, ये सारी मिला के चीजें कंडक्ट जो है वो उससे रेलिवेंट ये रूल्स 1964 में आए थे। सिविल सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन, कितना एक सिविल सर्वेंट, ये रूल्स आता है 1973 कि उसकी डिसिप्लिनरी, उसकी प्रोसीडिंग सिविल सर्वेंट के खिलाफ उसका डिसिप्लिन क्या होगा, उस पे क्या कोई पेनल्टीज भी लगा सकते हैं, ये आ गया उसमें। उसका मिसकंडक्ट क्या होगा, क्या वो ऑफेंस में इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, अगर कोई किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व है, पहले इन्वॉल्व था, अब उसकी अपॉइंटमेंट हो रही है तो वो किस तरह से की जाएगी, ये सारी इसमें रूल्स में बताई गई हैं। अब सारे प्रोविंस के लिए अलग अलग सिविल सर्वेंट रूल्स और जो स्टेट्यूट्स वो बनाए गए हैं। 1973 में खैबर पख्तूनख्वा का भी बना दिया जाता है, खैबर पख्तूनख्वा सिविल सर्वेंट एक्ट आता है, ये स्पेसिफिक खैबर पख्तूनख्वा के लिए है। इसमें भी इसी तरह से बताया, टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जाती हैं कि जो सर्विस देने वाला है वो कैसे अपॉइंट होगा, उसका प्रमोशन किस तरह से होगा, उसको रिक्रूट क्या कैसे किया जाएगा, उसको रिमूव कैसे किया जाएगा, उसकी रिटायरमेंट कैसे होगी, उसकी पनिशमेंट क्या होगी, उसके फंड्स कौन से होंगे, क्या उसका बेनेवलेंट फंड होगा, कोई उसका प्रोविजनल फंड होगा, ये सारी चीज इसमें। बलूचिस्तान का भी इसी तरह से बलूचिस्तान सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 स्पेसिफिक बलूचिस्तान के लिए बना, जस्ट लाइक खैबर पख्तूनख्वा। उसके अलावा आपका अब फेडरल लेवल पे भी आ गया, ये यही सेम जो है वो सिंध के लिए भी है, सिंध सिविल सर्वेंट एक्ट, शायद मैं भूल गई हूँ यहाँ पे लगाना। फेडरल एम्प्लॉयज बेनेवलेंट एंड ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 1963 1969, ये फेडरल जो लेवल पे जो सिविल सर्वेंट्स होंगे उनके लिए है कि किस तरह से ग्रुप इंश्योरेंस होगी और बेनेवलेंट फंड किस तरह से दिए जाएंगे। बेनेवलेंट फंड अगर कोई इसकी इमरजेंसी में अगर आ जाता है तो उसको दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पेंशन रूल्स भी बना दिए गए कि जी पेंशन किस तरह से दी जाएगी, कितनी नहीं दी जाएगी। जैसे कहा जाता है कि जब प्रोबेशन टाइम स्टार्टिंग वाला होता है मैक्सिमम 2 years, अगर उसमें किसी को ऑन द बेसिस ऑफ मिसकंडक्ट किसी को रिमूव किया जाता है तो उसको पेंशन नहीं दी जाती। तो इससे रेलिवेंट रूल्स हैं कि पेंशन कब दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, रिटायरमेंट कब होंगे और किस फॉर्मूले के तहत पेंशन दी जाएगी, ये सारी चीजें और देखी जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर जैसे मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ, जी मैं आपको बताती हूँ। ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्टेचुटरी बॉडी एंड नॉन स्टेचुटरी बॉडी। स्टेचुटरी बॉडी ये बेसिकली, मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट कहूँ या डिपार्टमेंट ही कह सकती हूँ, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे बने जो कि जिनको इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ लॉज जो है वो पार्लियामेंट में पास किए गए। जितने डिपार्टमेंट बाय पासिंग लॉ फ्रॉम पार्लियामेंट इस्टेब्लिश हुए वो सारे स्टेचुटरी बॉडी हैं, और जितने डिपार्टमेंट पार्लियामेंट में बिल पास किए बगैर इस्टेब्लिश हुए वो नॉन स्टेचुटरी बॉडी हैं। जस्ट लाइक स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक इस्टेब्लिश ही तब हुई थी जब पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ था, ठीक है। ये इस तरह से स्टेचुटरी नॉन स्टेचुटरी बॉडी होती है। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी हम पढ़े थे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। तो जिनको भी कोई क्वेश्चन पूछना है, सॉरी, वो आप लिख लीजिए अपने पास, मैं आपको जो है वो एंड में सबसे पूछ लूंगी। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर ये होता है कि जब आपने सबसे पहले तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने, जस्ट लाइक स्टेचुटरी रूल्स बने हैं पाकिस्तान में, आपने रूल्स बना लिए, ठीक है। वो रूल्स आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रोसीजर होगा, क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या ड्यूटीज होंगी इंडिविजुअल की या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी बिजनेस की। अब जब पब्लिक प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो सम टाइम ये जो पब्लिक प्रोसीडिंग होती है वो पब्लिक हेयरिंग होती है। जस्ट लाइक हमने अभी ये देखा रिसेंटली, ये जो केस था अमेंडमेंट वाला, नेब अमेंडमेंट वाला, वो आपको लाइव प्रोसीडिंग दिखा दी जाती थी, वो पब्लिक हेयरिंग होती थी। तो ये पब्लिक पार्टिसिपेशन भी होती है, और इसमें समटाइम पब्लिक आपको फीडबैक भी लिया जाता है। जस्ट लाइक जब
ज़ियाउल हक ने वो दिया था कि जो इस्लामिक सिस्टम जब वो ला रहे थे, जब वो हुआ था, क्या नाम था वो हुआ था जिसमें उसने वोटिंग भी ली थी, यस और नो की, मुझे एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा अभी। तो ये भी फीडबैक जब आवाम से लेते हैं तो वो भी पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है। जब कोई कानून बनता है या जब लीगल प्रोसीडिंग होती है तब भी पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है, क्योंकि पब्लिक हेयरिंग होती है। ठीक है। अब उसके बाद आपने नोटिस देना है। जब किसी के खिलाफ कोई कोई क्लेम आया है तो आपको आपने उसको नोटिस देनी है, और उस नोटिस को पब्लिकेशन, उस नोटिस की पब्लिकेशन भी करनी होती है। अब नोटिस के जो है वो आपने सिर्फ घर पे नहीं पहुंचाना होता, आपने थ्रू कुरियर घर भी पहुंचाना होता है, आपने पेस्ट भी करना होता है दीवार पे, घर के सामने या दीवार पे जो घर की दीवार है। आपने मुख्तलिफ जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें भी आपने नोटिस जो है वो पब्लिश करवाना होता है। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट भी करवाती है अपने गवर्नमेंटल इदारों के तहत, जैसे लाइक पीटीवी वगैरह हो गए। ठीक है। अगर वो इशू गवर्नमेंट के रेलिवेंट होगा, अगर गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन इस तरह से लेना है। ठीक है। अब जब वो नोटिस गया, अब मैं बात करी इंडिविजुअल की, अब मैं गवर्नमेंट लेवल की बात नहीं कर रही, मैं इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ। जब कोर्ट लेवल पे जब होती है प्रोसीजर, तब वहां पे नोटिस आता है। नोटिस के बाद अगली पार्टी आती है, अगली पार्टी को सुना जाता है, प्रॉपर उसकी हेयरिंग होती है, उसके उसको उसके एविडेंस को जो है वो कलेक्ट किया जाता है। दोनों पार्टीज को सुनने के बाद आप किसी डिसीजन पे आते हैं। ठीक है। ये एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर होता है। ठीक है। आपने जितने भी एविडेंस लिए हैं, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स, आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं, प्रोसीडिंग डिसीजंस आपने लिए हैं, वो सारा आपने अपने रिकॉर्ड रिकॉर्ड में रखना जरूरी होता है आपको, क्योंकि हम उसको एज अ प्रेसिडेंट भी मानते हैं। ठीक है। और जी, उसके बाद आप जब जब आपने डिसीजन देना है तो आपने ख्याल करना है कि आपने ट्रांसपेरेंसी पे काम करना है। ठीक है। और ये रिकॉर्ड तब भी रखा जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन किया जाए। अब जो डिसीजन आ गया वो अपील या रिव्यू में भी जाता है। अपील जो अगली उससे बड़ी जो अदालत होती है उसमें जाता है, और रिव्यू जो सुप्रीम कोर्ट में उसी जो डिसीजन होता है जस्ट लाइक उसमें रिव्यू किया जाता है। ये तभी किया जाता है रिव्यू और अपील, ताकि किसी पार्टी का कोई भी राइट जो है वो जो है वो वायलेट ना हो। ठीक है। अब जब डिसीजन आ गया, अब इसकी इन्फोर्समेंट करवानी है। अब इन्फोर्समेंट किस किस तरह से आपने करवानी है। आपने इसकी इन्फोर्समेंट करवाने के लिए इंस्पेक्शन करवानी है, आपने इन्वेस्टिगेशन करवानी है। ठीक है। वो डिसीजन आ गया, आपने इन्वेस्टिगेशन भी कर ली। अब जो किसी ने, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसने कोई गुनाह किया, कोई ऑफेंस कर दिया है, ऑफेंस इट मींस कोई इलीगल काम कर दिया है, अब उस पे कोई पेनल्टी लगी है, तो वो पेनल्टी भी जो गवर्नमेंट जो इदारे हैं वो करवाएंगे। ठीक है। ताकि लॉ को कंप्लायंस की जाए। अब गवर्नमेंट जो इदारे हैं वो डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं और रिपोर्ट्स भी देते हैं। आपको पता है कि जो गवर्नमेंट इदारे हैं जस्ट लाइक एससीसीपी, उसकी रिपोर्ट होती है प्रॉपर, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है। उनकी रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट की क्यों की जाती है, जस्ट लाइक एनुअल रिपोर्ट्स होती है, ये इसीलिए की जाती है ताकि उनकी परफॉर्मेंस को असेसमेंट किया जाए, चेक किया जाए, और अगर हो सके तो उनको न्यू सजेशंस को दी जाए, ताकि वो आगे अपने परफॉर्मेंस, ड्यूटी परफॉर्मेंस जो है उनकी वो अच्छी की जाए, वो अच्छी हो सके। आगे देखते हैं। अब ये जो डिसीजन था वही बात है, ड्यू प्रोसेस से आपने डिसीजन देना है, आपने टाइमलाइन देनी है, आपने डेडलाइन देनी है। ऐसे नहीं है कि अगली पार्टी अभी आई नहीं हो, आपने एक्स पार्टी डिसीजन देना है। आपने इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, आपने देखना है किसी का राइट का कोई वायलेट तो नहीं हो रहा। ठीक है। आपने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, आपने बायसनेस पे डिसीजन नहीं देना। ठीक है। आपने अनफेयर प्रैक्टिस पे नहीं करना। ठीक है। और जब अब डिसीजन हो गया उसका रिव्यू और इवोल्यूशन होगी कि ये डिसीजन किस तरह से हुआ। ठीक है। अब केस लॉ के देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ। अच्छा जी, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट केस लॉ हम देख लेते हैं। वो एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये 2009 में डिसीजन हुआ है। ये बेसिकली ये जो डिसीजन था, इसने क्लेरिफाई किया प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्ट्स को, और मेंटेनेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात की। ठीक है। और इसने इसने फंडामेंटल राइट्स की बात की और रूल ऑफ लॉ की। और आसमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, फेमस केस 1972, इसमें इसमें एक जो डॉक्ट्राइन एस्टेब्लिश थी वो थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ये इस डॉक्ट्राइन का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स हैं जो कि प्रिजर्व करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, वो कभी भी आप उनको अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है।
एक और इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केस असगर खान वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये 2012 में हुआ। इसने बेसिकली इसमें एलिगेशंस थे कि जो मिलिट्री है उसने इंटरफेरेंस की है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की है। इसमें अदालत ने रूल ऑफ लॉ और सिविल अथॉरिटी की जो इम्पोर्टेंस है उसको हाईलाइट किया था। ये कुछ अहम केसेस हैं जिसमें जो प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए उनको हाईलाइट हाईलाइट किया गया है, ठीक है। उसके बाद है सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, 2009 में ये केस हुआ है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की सुप्रेमेसी किस तरह से होती है उस रूल को इन्होंने फिर से जो है वो अपहोल्ड किया। और जो और ये भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को जो है आप कंट्रावीन नहीं कर सकते, उनके खिलाफ नहीं जा सकते। और फिर उन्होंने बताया कि रूल ऑफ लॉ और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है। फिर एक और केस आता है अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये 1996 में आता है। इसमें प्रेसिडेंट के जो पावर्स हैं वो पावर ऑफ डिसॉल्विंग नेशनल असेंबली उसको हाईलाइट किया गया, उसका बताया गया, इसका स्कोप बताया। और ये उसकी ये भी बताई कि ये जो प्रेसिडेंट के पावर्स होते हैं वो किस तरह से लॉफुल एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनकी क्या नीड होती है, ठीक है। बेसिकली जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उनको अदालत ने मेंटेन किया। एक और केस आता है वकाला महाज बार काउंसिल वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये 2002 में आता है। इसने बताया कि जो लीगल फ्रेम ऑर्डर है फ्रेमवर्क ऑर्डर है 2002 में जो मुशर्रफ के दौर में आया था उसकी वैलिडिटी क्या थी, ठीक है। उसने उसने रूल ऑफ लॉ को जो है वो कंपेयर करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को उन्होंने जो है वो हाईलाइट किया। और उसने जो जुडिशरी थी पाकिस्तान में उसको रिस्टोर किया, ठीक है। अब कंक्लूजन पे अगर बात करें तो कंक्लूजन ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेसिकली जो आपके गवर्नमेंट बॉडीज हैं, आपके गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, आपके आपकी जो एजेंसीज हैं, उन सब की एक्शंस को जो है वो गवर्न करता है, ठीक है। उनकी जो उन अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का फंक्शन क्या है बेसिकली। अब ये जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, जितनी भी एसबीपी, जितनी भी मैंने आपको एजेंसीज और कुछ बॉडीज कुछ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के बताए हैं, पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में, इनका फंक्शन क्या है। इनका फंक्शन यह है कि मेंटेन करें वेल फंक्शनिंग सोसाइटी, और गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करे। बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का फंक्शन है, ऐसा ना हो कि कोई भी गवर्नमेंट का इदारा अपने पावर्स को एब्यूजली यूज करे, हर इदारा अपने पावर के अंडर काम करे, ठीक है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपको एक लीगल रेमेडी भी देता है, डिस्प्यूट जब सॉल्व होता है तो उसके तहत आपको लीगल लीगल रेमेडी देता है, इंडिविजुअल्स के राइट्स प्रोटेक्ट करता है, अकाउंटेबिलिटी बता दे कि कोई भी लॉ से अबव नहीं, ऑल और इक्वल बिफोर लॉ। जब ऑल और इक्वल बिफोर लॉ तो ट्रांसपेरेंसी को इनकरेज करते हैं, और इससे जब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आती है तो गुड गवर्नेंस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इससे जो जो गवर्नमेंट के जो जितने भी सेक्टर्स हैं इन सबको जो है वो रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। अब कुछ मैं आपको एडिशनल रिसोर्सेज बता दूं। अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो कुछ बुक्स में मैंने इस स्लाइड पे भी लिखे हैं जो मैं आपको शेयर भी कर दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। एक बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंटेम्पररी अप्रोच, जो कि लिसा मिलर ने लिखा है। इस ये बेसिकली आपको मॉडर्न अप्रोच बताता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है। अब एक और बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ये पीटर ने लिखा है। इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताया जाता है कि जी ओवर इन इन सिंपल टर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव है क्या, जो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में नहीं जानते। अब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पाकिस्तान में कि मैं पाकिस्तानी ऑथर्स की बात करूं तो बहुत अच्छा बुक लिखा है शौकत महमूद ने, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ पाकिस्तान, जो कि आपको शॉर्टली बताता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कुछ की प्रिंसिपल्स बताएंगे, कुछ लॉज भी बताएंगे इन पाकिस्तान। एक और पाकिस्तानी ऑथर हैं जमशेद जे शाह, उन्होंने लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन पाकिस्तान। इन्होंने एस्पेक्ट्स बताए हैं कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कवर करता है, लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है, प्रिंसिपल
कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं जस्ट लाइक SECP और SBP वगैरह, उनका क्या रोल होता है पाकिस्तान में। और हामिद खान की बहुत अच्छी बुक, जो कि हाईली रिकमेंड, हामिद खान की बुक प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये बताता है, ये इंट्रोडक्शन बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, कुछ प्रिंसिपल्स जो प्रैक्टिस पाकिस्तान में हुई है कुछ केसेस वगैरह में, वो भी बताएगा। अब कुछ वेबसाइट की बात की जाए, अगर आप वेबसाइट से पढ़ना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रिव्यू। ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो है, वॉशिंगटन कॉलेज ऑफ लॉ, इनकी वेबसाइट है। ये पब्लिश करते हैं मुख्तलिफ लीगल जर्नल्स इस वेबसाइट पे। यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट है, ठीक है, ये आप उस पे जा सकते हैं। ये EU लेक्स जो है वो उसका नाम है। ये यूरोपियन यूनियन जितने भी लॉज बनाती हैं, जितने भी लॉज की रेगुलेशंस बनाती हैं, कौन कौन से डायरेक्टिव डिसीजंस वो लेती हैं यूरोपियन यूनियन, ये सब इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। अब इंटरनेशनल लॉ पे एक और देख लें अगर, तो वर्ल्ड बैंक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोसीजर प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, ये एक वेबसाइट है। ये सारी आपको बताएंगी कि वर्ल्ड बैंक की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज कौन कौन सी हैं, गाइडलाइन किस तरह से करते हैं, और उनके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ठीक है। पाकिस्तान की बात की जाए वेबसाइट, अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव जिसमें जुडिशरी की जितने अगर आ गई उसकी देख ले, तो पाकिस्तान लॉ साइट सबसे बेस्ट है। अगर पार्लियामेंट की बात करें तो नेशनल असेंबली की वेबसाइट है, कौन कौन से लॉज बना रही है वो उस पर आप देख सकते हैं। अगर जुडिशरी की फिर से अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बहुत अच्छी वेबसाइट है, उस पर सारे केसेस आ जाते हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं वो भी आ जाती हैं। और जुडिशरी पे पाकिस्तान बार काउंसिल की वेबसाइट है, ठीक है, उस पर आपको सारा लीगल मटीरियल मिल जाएगा, जजमेंट्स मिलती हैं उस पे आपको जो आर्टिकल्स होते हैं वो मिलते हैं। ये सारी चीजें आपको वहां से मिलती हैं। पाकिस्तान लीगल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट है, इस पे आपको लीगल मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। और और कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव जस्ट लाइक एग्जीक्यूटिव की पॉलिसीज या अपनी पार्लियामेंट की से रेलिवेंट, अगर आपने फर्दर अगर रिसर्च करनी है, तो जर्नल आर्टिकल आपका जे स्टोर है, हीन लॉ है, इन दोनों वेबसाइट पे भी आपको अच्छा मटेरियल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मिल जाएगा, ठीक है। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो ही और शी में आस्क। जी, ठीक, किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, वरना मैं एंड कर दूं। जी, और ये इंट्रोडक्शन था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको फर्दर अगला लेक्चर भी आपके लिए रख सकती हूँ, अगर इनमें से अगर कोई कोई ऐसा टॉपिक जो आपको अच्छा लगा हो तो वो भी आप बता सकते हैं। अगले क्लास में मैं आपको डिटेल में उस पर डिस्कशन कर सकती हूँ, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्शन था। अगर नहीं है किसी को कोई क्वेश्चन तो मैं लीव कर जाऊँ। चले, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।